मेरा नाम ऋत्विक श्रीवास्तव है। मैंने यूपीएससी 2020 में हुई परीक्षा में रैंक 155 हासिल किया। मुझे आईपीएस मिल रहा है। कैडर्स आर नॉट येट एलोकेटेड। मैं थोड़ा अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में बता दूँ तो बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। I did my graduation from IIT Kanpur 2012 to 2017 batch. I graduated in 2017. फिर उसके बाद से I've been in the UPSC looper journey, the way you'd like to call it. So हाँ, तब से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो 2020 में फाइनली मुझे सफलता मिली। आई गेव मेंस इन 2019 एंड 2020 ट्वाइस, और फिर फाइनली 2020 में आई कुड क्वालिफाई बोथ द मेंस एज वेल एज द इंटरव्यू। तो माय ऑप्शनल वाज पॉलिटिकल साइंस, और हाँ, तो एक चीज़ अब क्योंकि ऑप्शनल पे हम लोग आ ही गए हैं, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यार बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ऑप्शनल एंड बी वेरी सेलेक्टिव रिगार्डिंग योर ऑप्शनल। सो द वन मिस्टेक व्हिच आई हैड मेड इनिशियल फेजेस में, तो 2018 में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, तो आई हैड इनिशियली टेकन मैथ्स एज एन ऑप्शनल। अब पंगा ये हो गया कि 17 में जब मैं वहाँ दिल्ली गया, तो आई टुक अ मैथ्स वाली कोचिंग। कुछ महीने तक मैंने की, 4-5 महीने तक, बट देन आई रियलाइज़ कि यार दिस इज़ टेकिंग वे टू मच ऑफ माय टाइम एंड एफर्ट्स। अगर मान लो, और इट डिडंट हैव एनी यू नो यूज़फुल काइंड ऑफ, कैसे उसको बोलूँ, उसका कोई फ़ायदा मेरे को जीएस वगैरह में दिखा नहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा उसने मेरा ले लिया था। तो इसीलिए उसके बाद मैंने मैथ्स ऑप्शन ड्रॉप किया, और 19 और 20 वाले अटेम्प्ट में मैं सीधा स्टेप टू पॉलिटिकल साइंस। सो द थिंग इज़ कि क्या होता है, हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल, राइट? इसके बारे में मैं थोड़ा-सा बात करना चाहता हूँ। तो यार, ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी सच दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ फ़ैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट। फ़ैमिलियरिटी ज़रूरी नहीं है इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि फ़ैमिलियरिटी बन जाती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक बार आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लें, तो आप उसके साथ बहुत ईज़ पे आ जाएँ। और पॉल साइंस के साथ मुझे ये बात लगी थी कि यार अगर मैं पॉल साइंस ले रहा हूँ, तो मतलब देयर वाज़ सम सॉर्ट ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर मी एज़ वेल, कि यार आईआर वाले टॉपिक्स हैं, ये तो लगभग डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ता हूँ, और भी मतलब काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ, तो ये आसानी से हो जाएगा, एक ये। दूसरा, पॉल साइंस चूज़ करने के पीछे ये रीज़न था कि मुझे लगा सिलेबस देख के यार कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैथ्स इतनी बड़ी तो ऑब्वियसली नहीं है। तो ये इससे करने में भी काफ़ी आसानी होगी। और तीसरा कि जीएस 2 के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इसके ओवरलैप थे। तो इसीलिए पॉल साइंस वाज़ अ विन-विन सिचुएशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स। अम, तो ये मेरी जर्नी थी। ये मैंने बताया कि यार ऑप्शनल की सिलेक्शन कैसे करते हैं। अ, अब इसके बाद आता है यार कि ऑप्शनल की प्रिपरेशंस के बारे में मैं 1-2 बातें बोलना चाहूँगा। तो जैसे मैंने ऑप्शनल के लिए पर से इनिशियली कोचिंग नहीं ली थी। तो वहाँ पे शुभ्रा रंजन के यहाँ फाउंडेशन कोर्स चलता है ऑप्शनल का, पॉल साइंस का। दैट्स अ वेरी फेमस बैच, और शायद जहाँ तक मेरे को पता है जीएस कोर का भी चलता है। लेकिन मैंने इनिशियली जब वो 2019 में मेंस दिया था, तो आई हैड स्टक टू द नोट्स ऑफ शुभ्रा रंजन। ये मुझे ओआरएल से मिल गए थे। तो ओआरएल अगर आप जाएंगे ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर इंटरनेट पे भी, तो आपको आसानी से शुभ्रा रंजन की क्लास नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। So this I'll say is a very useful strategy. So what it does is कि even if you're planning to, let's say, opt for Shubhra Rajanan की coaching, so what you can do is you can try going through her notes initially, और फिर once you are done with the notes, and then if you go to the classes, you'll be able to learn in a much better manner. However, what I'm trying to say is that taking a foundation course is not really necessary. However, मैंने ये किया था कि जैसे ही मेरा प्री निकल जाता था, तो मैंने वो 2019 और 2020 पे शुभ्रा रंजन के वो लिए थे, क्रैश कोर्स लिया था। तो क्रैश कोर्स करता क्या है कि इट रिवाइजेस द एंटायर सिलेबस इन अबाउट 2.5-3 मंथ्स, वो जो प्री और मेंस के बीच का पीरियड होता है। तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल, और प्लस वहाँ पे वैल्यू एडेड नोट्स भी मिल जाता है। तो शुभ्रा रंजन मैम करती क्या थी कि पिछले 6-7 महीने या 1 साल के दौरान जो मेजर चीज़ें आईआर में हुई रहती है, उसके मैम क्लास में नोट्स बनवा देती थी, या फिर जब 2020 में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, तो नोट्स वर शेयर्ड विद अस। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर किसी का पॉल साइंस है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी। मे बी अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग, यू कैन स्टडी द नोट्स ऑन योर ओन, और फिर अगर मान लो प्री क्लियर हो जा रहा है, तो उसके बाद आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, क्रैश कोर्स वगैरह। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए? यार देखो, तो मेरे अनुसार तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विल बी कि जब आप कॉलेज में सेकंड या थर्ड ईयर में हो, और अगर आपने मन बना लिया है कि यार मुझे यूपीएससी ही करना है, तो मेरे अनुसार दैट इज़ द गोल्डन पीरियड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। क्योंकि यार इस प्रिपरेशन साइकिल में आने के लिए आप सबको थोड़ा-सा टाइम लगता है, 5-6 महीने का टाइम लगता है। जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलता है यार ये एग्ज़ाम है क्या? क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती है, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो हर एक चीज़ के पीछे भागते हैं। मान लो विज़न का मटेरियल है, वज़ीर आम का मटेरियल है, एक्स वाई ज़ेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल है।
पंगा ये हो जाता है कि यार उतना टाइम रहता नहीं है किसी के पास और अपने को मतलब गिवन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज एज वेल एज आवर एफर्ट्स। सो अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हाँ, मैं बोलूँगा कि क्या होता है गो थ्रू द वेरी बेसिक्स। तो वेरी बेसिक्स में देयर आर अ सेट ऑफ बुक्स जो आपको आसानी से इंटरनेट पे लिस्ट मिल जाएँगी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ओल्ड एनसीईआरटीज़ हो गई, फिर एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की वो एनवायरनमेंट की एक बुक आती है वो हो गई, ज्योग्राफी के लिए आपकी क्लास 11th और 12th वाली एनसीईआरटीज़ हो गई। फिर आपके और क्या बचा? हिस्ट्री हो गया, एशिएंट हिस्ट्री वगैरह आ जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। द वन थिंग व्हिच आई विल से इज़ कि इन ऑर्डर टू गेट इनटू द लूप मतलब एक हैबिट इनकलकेट सभी को कर लेना चाहिए और वो हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब पूरा न्यूज़पेपर मैं पढ़ने नहीं बोलता हूँ लोगों को कि यार कि पूरा न्यूज़पेपर उठा के पढ़ो, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस पढ़ने अनिवार्य होते हैं मेरे समझ से। जैसे जो एडिटोरियल और कॉलम सेक्शन वाला पेज होता है, तो दैट डील्स विद सम वेरी रेलेवेंट एंड हाउ डू यू से वेरी रेलेवेंट और जो उस समय चल रहा होता है उन इश्यूज के बारे में। तो कॉलम्स पढ़ने से आपकी जो व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इशू वो बिल्डअप होता है। और उसके साथ साथ मतलब मैं फ्रंट पेज पढ़ता था, कॉलम एडिटोरियल वाले पेज पढ़ता था और एट मैक्स जब मैं मेरे को और कोई काम नहीं रहता था तो मैं इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर्स वाले इंटरनेशनल अफेयर्स वाले पेज पढ़ लेता था। तो मेरे समझ से तकरीबन 1 घंटा न्यूज़पेपर्स को डेडिकेट करना लाज़मी है, मतलब इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस के दौरान। तो आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, गो थ्रू द बेसिक्स, स्टार्ट गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स, मेक इट अ डेली हैबिट फॉर योरसेल्फ कि यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स एवरी डे। And then after that, I'd say कि many people ask me कि यार is coaching necessary? Speaking for myself and speaking from my experience, I'd suggest कि no, taking coaching is not necessary. However, the fact is कि यार अगर आप coaching लेते हो तो things become a bit more clearer. Things become मतलब more streamlined कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। However, ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग नहीं लेते उनका नहीं होता है, बिल्कुल होता है। द ओनली थिंग इज़ कि यार आपको होमवर्क थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाय होमवर्क आई मीन इज़ कि आपको थोड़े इंटरनेट रिसोर्सेज़ के थ्रू जाना पड़ेगा कि यार मुझे क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बहुत सारे प्रीवियस टॉपर्स के ब्लॉग्स हैं। अभिजीत सिन्हा का ब्लॉग आप रेफ़र कर सकते हैं। अभिजीत सिन्हा वाज़ अ 2017 या 18 बैच आईएएस ऑफिसर झारखंड कैडर में है। या फिर गौरव अग्रवाल के ब्लॉग को आप रेफ़र कर सकते हैं। अनुदीप दुर्शेट्टी सर के ब्लॉग को आप रेफ़र कर सकते हैं। तो दीज़ विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। सर व्हाट अबाउट एनसीईआरटीज़? मैंने अभी बोला कि जैसे ये जो एनसीईआरटीज़ हैं, तो देयर आर सम एनसीईआरटीज़ व्हिच आर लाइक अ मस्ट, है ना? तो उसमें ज्योग्राफी के जो फिज़िकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है क्लास 12 की, दैट इज़ अ मस्ट, दोनों पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी जो क्लास 12 की है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, दैट इज़ अ मस्ट। फिर इफ यू वांट यू कैन स्टडी रेफर द ओल्ड एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री के लिए, ओल्ड हिस्ट्री, एशिएंट हिस्ट्री, आर एस शर्मा वगैरह वाली, तो दैट यू कैन रेफर। तो मेरे अनुसार यार एनसीईआरटीज़ तो डेफिनेटली इन ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनवायरनमेंट के लिए आई स्टक टू शंकर आईएएस के जो वो है एनवायरनमेंट वाली बुक है, एंड दैट आई फाउंड टू बी लाइक मोर और लेस सफिशिएंट फॉर माय प्रिपरेशंस। उसके बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसे पढ़ सकते हो कि बात नहीं है, वो पढ़ना ही पढ़ना होता है। हिंदी मीडियम के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या होता है, इट बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट टू लाइक गैदर द एंटायर सोर्सेज वगैरह। तो हो सकता है कि अगर आपको मतलब बुक्स वगैरह या स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना हो तो आपको बाहर जाना पड़े। कहने का मतलब आप अगर दिल्ली में रहते हो, उसके आस-पास रहते हो, तो आपको हो सकता है ओआरएल वगैरह जाके स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना पड़े, क्योंकि स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम के लिए शायद मेरे जानकारी के अनुसार उतने आसानी से अवेलेबल नहीं है। सम टिप्स फॉर आंसर राइटिंग, ओके। तो यार देखो, आंसर राइटिंग के लिए मेरा 1-2 फंडा था और ये आई थिंक दिस वाज़ अ गोल्डन रूल व्हिच काइंड ऑफ हेल्प्ड मी इमेंसली। मेरे साथ पॉइंट ये हुआ था कि 2019 मेंस जो हुआ था, तो उसमें मुझे 751 कट ऑफ गया था जनरल का और मुझे 695 नंबर थे, मुझे अच्छे से याद है। तो दिस वाज़ अ वेरी सब्सटैंशियल मार्जिन। तो अगर मैं अपना जो भी मैंने फ़ॉलो किया था 2019 में, अगर सेम स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता तो एक चीज़ क्लियर थी कि यार मेंस कभी क्लियर होने वाला है, तो इस जन्म में तो नहीं होता। ख़ैर तो यार देखो, तो द वन थिंग इज़ कि व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्या होता है, आप लोग कोई ना कोई आंसर राइटिंग प्रोग्राम जॉइन किए होंगे या कहीं न कहीं आप लोग वो किए होंगे। मतलब जैसे विज़न के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, वाज़ेराम के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, इनसाइट्स के टेस्ट सीरीज़, देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, सबके अपने टेस्ट सीरीज़ होते हैं। तो पहले वो पता लगाओ कि यार कमज़ोरी कहाँ पे है। आप समय पे पहला समय पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं? कर पा रहे हो तो यार रिमार्क्स क्या-क्या आ रहा है? अगर मान लो आपने 5-6 टेस्ट लिखा है और सारे टेस्ट में मतलब जो इवैल्यूएटर्स हैं, दे आर सेइंग द वेरी सेम स्टफ कि यार मतलब आपसे यहाँ-यहाँ गलती हो रही है, तो वो आपको पकड़ लेना चाहिए कि भाई ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई नीड टू इम्प्रूव।
फिर उसके बाद हो जाता है यार कि क्या होता है, आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं कि नहीं, आपने सही से रिवाइज़ किया है कि नहीं, यू हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस और नॉट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब एक तो गोल्डन रूल जो मैंने मतलब मुझे इनफैक्ट मैं खुद सीखा था, वो ये था। तो मैं अपने कुछ दोस्तों से हाल-फिलहाल बात कर रहा था, तो और वो बोल रहे थे कि यार कि पेपर खत्म करने में टाइम लग रहा है आंसर राइटिंग वगैरह में। तो देखो, तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन्स हैं कमिंग टू जीएस वाला पार्ट, और 20 क्वेश्चन को तुमको 180 मिनट में खत्म करना है। उसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 10-15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एक गोल्डन रूल, ऑन हैंड रूल ये था मेरा कि जो कोई भी 10 नंबर का क्वेश्चन हो, उसको 7 मिनट 20 सेकंड वगैरह से ज़्यादा नहीं देना है। और फिर सिमिलरली फॉर 15 मार्कर क्वेश्चंस उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। देखो, तो पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर आप मान लो 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 इंटू 7 इज 70, और फिर जो रेस्ट 10 क्वेश्चन है 15 मार्कर के, तो 10 इंटू 10 इज 100, तो 100 प्लस 70 इज 170। आपके 10 मिनट शेष बच जाते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ फ़ायदा ये होता है कि आप जब आंसर राइटिंग करोगे, मतलब घर पे करो चाहे वहाँ पे करो, तो देखो कभी भी आप 7 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाओगे, कभी भी आप 10 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाओगे, थोड़ा-बहुत 10-20 सेकंड का ऊपर-नीचे होने लगता है। तो मेरे साथ ऐसा फाइनल में या फिर जब भी मैं आंसर राइटिंग करता था, ऐसा होता था, आई यूज्ड टू फिनिश माय पेपर बाय अप्रॉक्सिमेटली 3-4 मिनट्स शेष बच जाते थे उस समय। तो ये मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि यार आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करो, तो एक चीज़ मैं करता था क्या कि क्या बोलते हैं, जब पेपर देता था मैं घर पे भी, तो अगर मान लो मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं 1.5 घंटे के पेपर दे देता था, जबकि फुल लेंथ मेरे पास पेपर पड़ रहे थे। तो 1.5 घंटे कैसे देता था, 5 क्वेश्चन 10 नंबर वाले और 5 क्वेश्चन 15 नंबर वाले। तो अगर 1.5 घंटे में मैं इनको खत्म कर ले रहा हूँ विच कुछ टाइम शेष बचा के, तो आई कुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि ठीक है, ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये 3 घंटे में आराम से लिखा जाएंगे। तो ये आप करो, और ये एक वॉच रखो कि क्या बोलते हैं, मतलब हैव अ रिस्ट वॉच, और उसमें मतलब मोटा-मोटी अनुमान हो जाता है कि यार अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन से चालू कर रहे हो, तो 35 मिनट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन निपटा देना है। 35 7 5 35। तो ये चीज़ रहती है ना? तो ये 5 ये 7 मिनट और 10 मिनट वाला फंडा कहीं न कहीं अपने, यू हैव टू लाइक पुट इट इन योर सबकॉन्शियस, है ना? तो इवन व्हेन यू आर नॉट रियली कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द टाइम कि यार इतना टाइम हो गया है, मतलब यू आर समवेयर और द अदर अवेयर कि भाई ठीक है, ये चीज़ है, ये नहीं है। प्लीज़ टेल मी व्हिच प्लेटफॉर्म यू यूज़। गुड आफ्टरनून सर, सो प्लीज़ टेल मी अबाउट प्रीलिम स्ट्रैटेजी। राइट। नाउ द प्रीलिम स्ट्रैटेजी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ क्योंकि आप 1 साल की प्रिपरेशन करते हो, और उसके बाद मान लो अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं हो, देन ऑल योर एंटायर एफर्ट्स विल गो टू वेस्ट। सो फॉर प्रीलिम्स माय स्ट्रैटेजी वाज़ दिस। So I'll strongly suggest you people to go through the blog of a guy called Abhijit Sinha. He's a 2017-18 बैच IAS ऑफिसर झारखंड कैडर, और उसने अपने ब्लॉग पे बहुत ही मतलब रेलेवेंट स्ट्रैटेजी मेरे समझ से दी है। तो प्रीलिम्स में देखो, एक दो चीज़ें ध्यान दो कि क्या होता है, बहुत लोग करते क्या है कि दे फोकस अलॉट ऑन द करंट अफेयर्स वाला पार्ट, की विजन की मैगजीन्स पढ़ेंगे, पीटी 365 पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। इन माय ओपिनियन दैट इज काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव क्यों? क्योंकि यार अगर आप पेपर्स देखो तो ऐसा रहता है कि 40 से 50% क्वेश्चन जो रहते हैं वो स्टैटिक पार्ट से रहते हैं, और मोटा मोटी जो 30-40 क्वेश्चन वो रहते हैं वो इधर उधर, मतलब आपके 2-3 साल के करंट अफेयर्स वगैरह से आते हैं। तो इफ यू हैव केप्ट अप टू डेट विद द रीसेंट फॉलोइंग्स वगैरह, दैट विल समहाउ हैपन, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस, है ना? और प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग चॉइसेस। तो प्रीलिम्स में स्पेशली आई विल से दिस टू एवरीवन, टू अ न्यू कमर और टू मतलब जो आपके पुराने खिलाड़ी हैं उनसे भी, कि यार अपने स्टैटिक पे अपनी क्या होता है पकड़ बनाओ। तो जैसे आप मान लो पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को लेके चलो, तो पॉलिटी से आपको मान लो 10 से 15 क्वेश्चन, अब वो वेरी करता है, कभी ये लोग 8-10 भी पूछ देते हैं, कभी ये लोग 15 तक भी पहुंच जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन ये आपको वहां से पूछने वाले, पॉलिटी से पूछने वाले, फिर इकोनॉमी में भी आप मान लो 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर मान लो आपको ये दोनों सब्जेक्ट पे स्टैटिक पोर्शन पे ढंग से कमांड है, इकोनॉमी में आपके करंट वाले पार्ट भी काफ़ी आता है। तो ये होता है कि आप 30 से 35 क्वेश्चन आपके, मतलब उसमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप 27-28 क्वेश्चन तो मार ही मार लोगे। तो दैट इज़ मतलब, तो और सेम इफ यू डू द वेरी सेम थिंग फॉर एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लाइक गेसिंग और गेटिंग दोस 40-45 odd क्वेश्चंस करेक्ट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो आपके 40-45 क्वेश्चन अगर हाथ में हैं, तो आपको बस गेम जो खेलना है वो लास्ट के 20-25 क्वेश्चंस का खेलना है। अब जैसे ही आप 65-70 क्वेश्चंस के आसपास सही कर रहे हो, तो उसके बाद फिर फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे 20 गलत करो, चाहे 25 गलत करो। आप 100-105 वगैरह के रेंज में आने लगते हैं, और दैट इज़ लाइक द सेफ ज़ोन, स्पेशली गिवन द काइंड ऑफ पेपर यूपीएससी इज़ आस्किंग लेटली।
तो अब ये तो स्टैटिक वाला पार्ट हो गया। अब करंट वाला मैं ये बोलता हूँ कि यार अगर आप अच्छे से आप कोई अच्छे विद्यार्थी हो, आप अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप विज़न वगैरह के या किसी भी रैंड इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं ये कर रहे होगे, मंथली करंट अफेयर्स कर रहे होगे। अब उसमें भी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उसके रनिंग नोट्स बना लिया करो, है ना? ताकि आपको जब दोबारा रिवाइज़ करना पड़े तो आप दोबारा से पीटी 365 या फिर वो जो मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स हैं, वो आप दोबारा से उठा के पूरी तरह नहीं देखो। आप बस वो चीज़ें देखो जो आपके नोट्स में और जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अब बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स वगैरह पे भागने लगते हैं कि भई जीएचआई है जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मुझे पता नहीं इस बार कितना रैंक है, 102 या 104 होगा इंडिया का। तो यार ये रटने लगते हैं। देखो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में वो लोग ऐसी चीज़ें नहीं पूछते हैं। प्रीलिम्स में इट इज़ अ बिट मोर कॉन्सेप्चुअल। जैसे ये पूछ देंगे कि यार जैसे मुझे याद है 2020 में इन्होंने शायद वो पूछा था कि ईओडीबी में क्या-क्या मापदंड है? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग वगैरह, है ना? तो यू नीड टू गो a bit more into depth और ये आई थिंक इफ यू आर फॉलोइंग द monthly current affairs magazines on a regular basis ये हो जाता है। ठीक है, गेट पीसीएस में फैक्ट लिखने पड़ते हैं लेकिन यूपीएससी में करंट से अपडेटेड कैसे कर सकते हैं सर क्वेश्चंस को? अम, यार देखो जैसे यूपीएससी में जो इवन इन मेंस आंसर राइटिंग आप जब करोगे तो व्हाट हैपेंस इज इफ यू सब्सटैंशिएट योर आंसर्स विद फैक्ट्स वगैरह आपके मतलब वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो मान लो मेरा ये एक वो था तो मैंने भी किसी ना किसी पिछले टॉपर को कॉपी किया था कि यार जब भी मैं आंसर स्टार्ट करता था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि आई स्टार्टेड विद सम मेजर फैक्ट वगैरह। जैसे मान लो मैल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आया तो जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स से चालू कर दिया। एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आया तो कोई एक रैंडम सा मतलब स्टैटिस्टिक उठा लेता था, है ना? कि यार एयर पोल्यूशन के कारण इंडिया में इतने एनुअल डेथ्स मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं या जीडीपी को इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत का ये स्थान है, वो स्थान है। तो व्हाट इट डज़ इज़ कि इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर एंड योर आंसर विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जनता, है ना? और मेंस में मेरे हिसाब से मतलब मेकिंग योर आंसर स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मतलब क्राउड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि मोटा-मोटी अगर जैसे मैंने पॉल साइंस में मैं अपने दोस्तों के साथ वो कर रहा था, 5-10 लोग मिलके आंसर राइटिंग करते थे। तो ये देखा था कि मोटा-मोटी यार लोग पॉइंट्स सेम ही लिखते हैं, है ना? तो अगर कोई भी ढंग से प्रिपेयर करके जा रहा है तो। अब पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि हाउ डू यू मेक योर आंसर स्टैंड आउट? यू कैन डू दैट यूजिंग फ्लो चार्ट्स, यू कैन डू दैट यूजिंग डायग्राम्स, यू कैन यूज़ दैट यूजिंग फैक्ट्स, यू कैन यूज़ दैट अगर मान लो बहुत लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है, हैंडराइटिंग बिल्कुल लाजवाब होती है ना? तो या फिर प्रेजेंटेशन इतनी नीट एंड क्लीन कि यार अगर आप एग्जामिनर हो तो आपको मज़ा ही आ जाए कि भाई क्या लिखा है ये, है ना? मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन हैपन। आजकल जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रैंडम हो गए हैं, तो कहीं न कहीं आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतना बेटर आपके लिए होगा और एक चीज़ मैं जैसे वो बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मैटर्स, है ना? इवन व्हाइल गिविंग द मॉक्स द वन थिंग व्हिच मैटर्स इज़ कि यार आप वहाँ पे अगर मान लो विज़न की मॉक दे रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉक दे रहे हो, यार अगर आप 90 से 110, 120 के बीच में कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हो, तो यार यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि यार वहाँ पे भी जब व्हेन यू राइट यूपीएससी फाइनली, यू विल बी एबल टू डू दैट देयर एज़ वेल, है ना? तो कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग व्हिच आई ऑलवेज़ एम्फसाइज़ अपॉन कि यार नो मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग मेक इट अ कंसिस्टेंट क्योंकि इफ यू आर कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग अ पर्टिकुलर लेवल, तो आफ्टर दैट इट कैन बी आइदर अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, राइट? अप्रिसिएशन नहीं हो तो अच्छा है। ठीक है। आपने मीन्स ऐसे की तैयारी कैसे की थी? यार तो देखो ऐसे की तैयारी ऐसे इज़ समथिंग अगेन देखो सम पीपल आर नेचुरली गुड एट इट, सम पीपल आर नॉट। मुझे लगता था मैं गुड हूँ लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों बार जो मैंने मेंस लिखा है दोनों में ऐसे में मेरे कम मार्क्स आए हैं। इस बार 124 आए थे जहाँ तक मेरे को याद है। तो यार ऐसे में ये करना रहता है कि यार द मोर यू राइट द बेटर यू गेट और मोर इम्पोर्टेंटली यार किससे चेक करा रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। तो 2019 में मैंने जो जहाँ मेंस लिखा था मैंने शायद विकास रंजन के यहाँ वो जॉइन किया था ऐसे वाला ऐसे आंसर ऐसे राइटिंग और वहाँ पे मतलब दे गिव मी इन्फ्लेटेड मार्क्स आई थॉट सो और जो रिमार्क्स जो थे दोज वर आल्सो वेरी एनकरेजिंग कि भाई यू विल स्कोर वेरी वेल बट देन अगेन दैट डिड नॉट रियली ट्रांसलेट इनटू गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम। तो आई टॉक टू अदर पीपल इस बार जब मैं फाइनली एफसी गया तो वहाँ लोगों से पूछा कि भाई ऐसे की तैयारी कैसे कर रहे थे। तो पीपल वर लाइक कि यार मतलब कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोटेक्नोलॉजी हो गया नेशनल सिक्योरिटी हो गया फलाना ठिकाना हो गया तो इसमें मतलब यू नीड टू हैव सम बुलेट पॉइंट्स रेडी और मोर इम्पोर्टेंटली आई से कि यार अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट योर essay राइटिंग स्किल्स देन राइट एटलीस्ट 10-15 essays है ना यू हैव लाइक 1 year टाइम जिसके दौरान आप प्रिपरेशन करते हो तो उस 1 साल के दौरान 10-15 ऐसे लिखो और गेट इट चेक्ड विया अ वेरी गुड इवैल्यूएटर सो दैट दे कैन पॉइंट आउट कि यार तू गलती कहाँ कर रहा है ना?
क्योंकि गलती अगर मान लो कि क्या होता है ऐसे में आप सारे डायमेंशंस को कवर नहीं करते हो, किसी एक ही पर्टिकुलर डायमेंशन पे आप घुसे रहते हो, तो दैट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव इन माय ओपिनियन। जो पढ़ने वाला है यार, मेन पॉइंट यहाँ पे गेम वही है कि जो पढ़ने वाला है आपको उसको इम्प्रेस करना है, आपको अपने आप को इम्प्रेस नहीं करना है। तो आप जितने ज़्यादा डायमेंशंस में जाओगे, जितने ज़्यादा जितने ज़्यादा एग्जांपल्स दोगे, दैट विल बिकम मच मोर बेटर। तो इनफैक्ट आई सजेस्ट कि क्या होता है, अनुदीप दुर्शेट्टी के ब्लॉग पे जाओ। उन्होंने एक बुक भी लिखी है ऐसे राइटिंग पे, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज अबाउट इट। और मतलब देयर आर सम ऑफ हिज आंसर कॉपीज, ऐसे आंसर्स व्हिच आर अपलोडेड ऑन हिज साइट। आप अनुदीप दुर्शेट्टी के ब्लॉग पे जाके उनको पढ़ सकते हो। आप विजन आईएएस के क्या होता है उस पे जा सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत टॉपर्स के ऐसे आंसर्स पड़े हुए हैं। गो थ्रू देम एंड देन यू विल फाइंड कि यार ठीक है, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो ऐसे राइटिंग आई थिंक इज अगेन एन आर्ट which at which you become good at only after lots and lots of practice. So yes, essay is something which I'll say this. सर विजन टेस्ट सीरीज में नेट 40 ही स्कोर है यार, फिर तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी गुरदास जी, क्योंकि विजन में मैं जनरली मेरा मापदंड ये होता है कि यार अगर आप 90-95 के ऊपर आप स्कोर कर रहे हो ऑन कंसिस्टेंटली, देन यू आर ऑन अ सेफ फुटिंग। अगर आप उससे नीचे हो 60-70 हो तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप अगर 40-50 में कर रहे हो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। मैं बोलूँगा आपको कि यार गो बैक टू द बेसिक्स। जो आपके बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, एनसीईआरटीज़ हो गई, या फिर शंकर आईएएस हो गया, या फिर इकोनॉमी के लिए आप जो भी सोर्स रेफर कर रहे हो, तो गो थ्रू देम अगेन और फिर थोड़ा सा और पकड़ बनाओ। यार ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेरे समझ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि पिछले साल जैसे जो क्रैश कोर्स हुआ था शुक्ला रंजन का आफ्टर द प्रीलिम्स, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन था। आई समहाउ एंजॉयड दैट टाइम। मैं घर पे रह रहा था, आराम से खाना पीना मेरे को मिल रहा था यहाँ पे घर पे बैठे बिठाए। और नोट्स वगैरह बन जाते थे। ऑफलाइन में पंगा ये हो जाता था कि मैम इतना जल्दी डिक्टेट करती थी कि काफ़ी चीज़ें छूट भी जाती थी, कुछ चीज़ें सुनाई नहीं देती थी। तो इन माय ओपिनियन बोथ हैव देयर ओन सेट्स ऑफ प्रोस एंड कॉन्स। ऑफ ऑनलाइन में मतलब ऑफलाइन में यू कैन गो टू द एक्चुअल क्लास, हैव अ कन्वर्सेशन विद द टीचर, एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज़ वेल। मान लो आप कहीं चीज़ पे डाउट वगैरह हो, ऑनलाइन में इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स होता क्या है कि जो ये होता है, जो सेशंस होते हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहते हैं। सर हाउ मेनी टेस्ट शुड वी डू बिफोर द प्रीलिम्स? बिफोर द प्रीलिम्स आई यूज्ड टू हैव अ मापदंड कि भाई मेरे को 50 टेस्ट के आसपास सॉल्व करने ही करना है ना। तो 40 से 50 जनरली मैं करता था, 50 पता नहीं पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था। तो 4000 से 5000 क्वेश्चंस व्हेन यू आर डन विद दैट, और यू नीड टू रिवाइज इट एज वेल, है ना, कि आपने कहाँ कहाँ गलती की। अब ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करनी है, आंसर देखा कि भाई इतने इतने मतलब मुझे आ रहे हैं, उसका रिवाइज नहीं किया। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी कभी होता क्या है कि क्या होता है, सम ऑफ दीज वेरी स्मॉल पॉइंट्स रिमेन विद अस ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जाम एज वेल। ऐसा मेरे हिसाब से 2019 वाले प्रीलिम्स में हुआ था कि यार एक कोई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पे कोई क्वेश्चन थी जो मैं किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में देख के गया था, और वो वहाँ पे मोटा मोटी सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया था। सर प्लीज टेल मी अबाउट योर सीसैट स्ट्रैटेजी, बिकॉज ईयर बाय ईयर इट्स बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। यार देखो, तो सीसैट के लिए आई सजेस्ट दो चीज़ें। देखो पर से मतलब एक डिस्क्लेमर मैं दूंगा, मैंने कभी सीसैट के लिए ऑनेस्टली तैयारी नहीं की, क्योंकि यार मैं आईटी बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, और क्वांट वगैरह में पहले से काफ़ी अच्छा था, और मैंने जीआरई वगैरह भी लिखा था। तो आई न्यू कि यार सीसैट इज समथिंग वेयर आई विल नॉट फेस मच डिफिकल्टी। लेकिन हाउएवर मेरे काफ़ी दोस्त हैं, और इस बार भी मतलब जैसा मैंने सुना कि यार सीसैट पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था, तो बहुत लोगों का जिनके जीएस में 120-130 भी आ रहे थे, उन लोग का भी सीसैट में कटा है लोगों का। तो यार यहाँ पे सीसैट के लिए देखो, एक स्ट्रैटेजी में जो मैं बोल सकता हूँ कि यार यू कैन रेफर टू मटेरियल बाई बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे टाइम वगैरह आता है, तो दे डू गिव यू बेसिक कोचिंग इन क्वांट वगैरह जैसे। और क्वांट वगैरह के लिए एक स्ट्रैटेजी जो मैं मतलब मैंने सुना हुआ है, और जैसे अगर एमबीए वगैरह का एग्जाम अगर आप देते हो, तो यूल फाइंड कि कैट वगैरह के बुक्स आते हैं विच डील विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह, जिसमें बहुत सारे मतलब लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के क्वेश्चंस रहते हैं। यू कैन ट्राई गोइंग थ्रू दैट, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक आर एस अग्रवाल का भी आता था, यू कैन ट्राई गोइंग थ्रू दैट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंग्लिश वाले पार्ट के लिए यार देखो, तो मेरे समझ से अगर आप रेगुलर रह रहे हो न्यूज़पेपर रीडिंग में, तो दैट विल हेल्प अ लॉट, बिलीव मी दैट हेल्प्स अ लॉट। इट विल hone your answer writing skills, it will hone your articulation skills, it will hone your skills in essay writing as well. So newspaper reading becomes very very important, and you cannot under stress this fact, मतलब this thing has to be made out very prominent. सीसैट स्ट्रैटेजी, तो सीसैट में तो मैं यही बोलूँगा यार, अगर आप कमज़ोर हो, आप जानते हो कि यार सीसैट में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर सकता हूँ, तो यार वर्क ऑन इट। क्योंकि ऐसा होता है यार कि बहुत लोग जीएस में अगर अच्छा स्कोर कर ले और यार सीसैट के कान कटे, तो दैट इज लाइक अ वेरी वेरी मतलब devastating thing in my opinion. Some tips for हिंदी मीडियम एस्पिरेंट। यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए मैं ये बोलूँगा कि
मैं मेरा एक दोस्त था एफसी में मेरे मुझे मिला था और वो आईआरपीएफ में है अभी और वो हिंदी मीडियम से है। तो उसने एक चीज़ मेरे को बोली थी यार कि मटेरियल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। और एक दिक्कत वो आती है यार कि क्या होता है इवन जो जैसे प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आप देखोगे, तो जो हिंदी वाले क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्जन। तो कई बार ये लोग ट्रांसलेशन वगैरह में गलती कर देते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए यार मैं बोलूँगा पहले तो आपकी भाषा पे कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जैसे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हुआ, तो यार वैसे टेक्निकल टर्म्स आपको याद करने की ज़रूरत होगी, है ना? क्योंकि जैसे जीएस 3 वगैरह में व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स स्पेशली इन हिंदी मीडियम, आपको ये करना होगा कि यार कुछ-कुछ टेक्निकैलिटीज़ होती हैं जिसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, आपको वो लिखना ही लिखना है। तो यार ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं इनकी लिस्ट बना लो कि यार इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना? जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह हो गया या फिर मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें और मोर इम्पोर्टेंटली यार आंसर राइटिंग जैसा इंग्लिश मीडियम में वैसा ही हिंदी मीडियम में भी होगा। आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंटली यार मुझे जहाँ तक लगता है कि यार अगर आप हिंदी मीडियम से लिख रहे हो, तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ढूँढनी पड़ेगी यार कि कहाँ से टेस्ट सीरीज़ लो क्योंकि इवैल्यूएटर्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इवैल्यूएटर्स आपको सही से इवैल्यूएट करके देंगे तो आपके आधे से ज़्यादा काम पहले ही हो जाएँगे। मैंने अपनी ऑप्शनल अप्रोच पहले ही बताई है आपको। देखो ऑप्शनल में मैंने किया क्या था 19 मैंने पॉल साइंस आके लिया। अब फिर पॉल साइंस मैंने इनिशियली शुभरंजन मैम के नोट्स उठा लिए थे बाज़ार से। ओआरएन में मेरे को आसानी से मिल गए थे और मैंने वो पहले ख़त्म किया और फिर प्रीलिम्स के बाद तुरंत बाद मैंने पॉल साइंस में क्रैश कोर्स जॉइन कर लिया था शुभ्रा रंजन के इंस्टीट्यूट पे। तो मोटा-मोटी जब 2019 में मैं दे रहा था प्रीलिम्स तो उस समय यार किसने वो पूछा है 60% सिलेबस भी खत्म है, हाँ। तो यार मोटा-मोटी मैं बताऊँ तो मेरा भी लगभग यही सेम वो था कि प्रीलिम्स के पहले मैं 50% लगभग सिलेबस खत्म हो गया था ऑप्शनल का और 50% बाकी था, लेकिन जो 50% बाकी था उसमें आईआर वाला पार्ट था, तो दैट वाज़ मोर और लेस करंट अफेयर्स वाला पार्ट। दैट वाज़ वेरी मच डूएबल आफ्टर द प्रीलिम्स। ये 2019 की बात है। तो ऑप्शनल के लिए मैं यही स्ट्रैटेजी बोलूँगा, फर्स्ट बी वेरी, वेरी कन्वर्सेंट विद द सिलेबस। सिलेबस एक बार देखिए, कहीं आप चिपका लीजिए उसको और जो-जो सिलेबस में है उससे बहुत ज़्यादा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पॉल साइंस, सोशियोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स देखोगे तो मतलब मोटा-मोटी वही सारी चीज़ें पूछते हैं जो सिलेबस में है, उससे बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं करते हैं। तो सिलेबस से मतलब अवगत हो, जो भी क्या होता है आप जिनके भी नोट्स फ़ॉलो कर रहे हो, उनको नोट्स से पूरी तरह कंठस्थ कर लो, है ना? क्योंकि यार नोट्स ऐसा रहता है कि यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि यार नोट्स में क्या-क्या है। यू शुड बी अवेयर कि यार हर एक पेज पे क्या-क्या लिखा हुआ है, मतलब रट जाओ, कहने का मतलब। फिर बहुत लोग बोलेंगे कि यार समझ के करना होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन समझना तभी होता है जब आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली पता हो कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। और सब्जेक्ट मैटर तभी पता चलेगा जब आप कम से कम 5 या 6 बार उस चीज़ को पढ़ोगे, तब आपके दिमाग में वो घुसने वाला है। और फिर यार तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स उठाए थे और फिर उसके बाद वही मैं आई यूज्ड टू अपडेट द नोट्स। तो 2020 में जो फाइनली मैंने अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मैं आई हैड अपडेटेड माय नोट्स यूजिंग ऑल द relevant current affairs material. So updating the notes is also very important, which I think everyone should do. सर ऑप्शनल में स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? ऑप्शनल ऐसे मत सेलेक्ट करो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है। मैं बोलूँगा कि यार ऑप्शनल ऐसे सेलेक्ट करो कि पहले एक बार हर सब्जेक्ट का सिलेबस देख लो। अब अगर आप मैथ्स में काफ़ी अच्छे हो तो मैं बोलूँगा मैथ्स उठा लो, है ना? अगर आप इकोनॉमी में आप इकोनॉमिक्स में आपकी वो है बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक्स आप उठा सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट वो मत चूज़ करो जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि पंगा ये हो जाता है कि मान लो 1 साल एक सब्जेक्ट स्कोरिंग हुआ तो दूसरे साल 2-3 साल तक हो सकता है वो स्कोरिंग ही ना हो, है ना? और जैसे एंथ्रोपोलॉजी इस बार स्कोरिंग हुआ है, लेकिन पिछले पहले भी स्कोरिंग हुआ है, लेकिन बीच में 1-2 साल ऐसा आया जिसमें एंथ्रोपोलॉजी में नंबर ही नहीं उठे थे। पॉल साइंस में मैं एक चीज़ आगाह करूँगा लोगों को कि यार नंबर जो होते हैं वो अबव एवरेज टाइप्स आते हैं। मुझे मुझे खुद इस बार 268 नंबर आए थे, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर बट नॉट अ वेरी बैड स्कोर आइदर, क्योंकि पॉल साइंस में आई थिंक कि द ऑलमोस्ट ऑल द टॉपर्स हैड स्कोर्ड समवेयर अराउंड 270s के आस-पास। तो मतलब ओनली 1 और 2 आई हैव हर्ड वो लोग अपर 280s में गए थे। तो पॉल साइंस में कंपैरेटिवली इस बार स्पीकिंग मतलब द स्कोरिंग वाज़ अ बिट लेस और द सिमिलर हैपेंड इन 2019 एज़ वेल। तो पॉल साइंस में थोड़ा-सा मतलब एज़ कंपेयर्ड टू सम अदर स्कोरिंग ऑप्शंस सच एज़ एंथ्रोपोलॉजी वगैरह स्कोर वाज़ ऑन द लोअर साइड। सोशियोलॉजी इज़ अ बिट मोर रिलैक्स, मतलब उसका सिलेबस थोड़ा कम है और उसमें नंबर भी ठीक-ठाक उठ जाते हैं, 270-80 लाने वाले लोग हैं, लेकिन वही है कि एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ते हैं। सर कोचिंग के बिना भी पॉसिबल है क्या? यार आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, है ना? मैंने क्रैश कोर्स जॉइन किया था शुभ्रा रंजन का। फाउंडेशन वगैरह मैंने वज़ीराम विज़न वगैरह कहीं नहीं की थी। जीएस वगैरह की तैयारी खुद से पूरी की थी। Sir, like key terms which is mentioned in syllabus, I'll make comprehensive note for every topic which is mentioned in syllabus.
हाँ, यस, 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 यस यार। यार तो इस पे मैं आ ही रहा था तो कि मेंस की तैयारी कैसे करें? यार तो देखो मेंस ऐसा चीज़ है कि अगर आप मतलब मंथली करंट अफेयर्स वगैरह कर रहे हो तो एक पंगा ये हो जाता है कि यार मंथली करंट अफेयर्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो दे इवन डील विद थिंग्स व्हिच आर नॉट रियली रेलेवेंट और रिक्वायर्ड। जैसे यार कोई भी रैंडम सा इंडेक्स है, आप उसके बारे में 1 पेज पूरा छाप देंगे यार। अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देखो, एक और चीज़ जो मैंने सीखी थी इन 3-4 सालों के दौरान, मतलब जो प्रिपरेशन साइकिल में मैं था, कि यार यूपीएससी डज नॉट आस्क एवरीथिंग अंडर द स्काई, है ना? और जो प्रिपरेशन होती है दैट हैज़ टू बी मोर मेंस फोकस्ड एंड लेस प्रीलिम्स फोकस्ड। क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो इट इज़ काइंड ऑफ अज्यूम्ड कि यार आपकी प्रीलिम्स की तैयारी मोटा-मोटी हो रही है ढंग से। तो ये चीज़ मैं सबको बोलता हूँ यार कि अपना जो तैयारी है वो मेंस फोकस्ड रखो, प्रीलिम्स की तैयारी मोटा-मोटी हो जाएगी। और लास्ट के जो 2 ढाई महीने बचते हैं प्रीलिम्स के पहले, उसमें अगर आप क्वेश्चंस वगैरह बना लो ढंग से, 40-50 टेस्ट पेपर्स लगा लो, उनको रिवाइज़ कर लो ढंग से और अपने खुद के नोट्स को रिवाइज़ कर लो, मोटा-मोटी हो जाता है। तो यार अपना ये चीज़ रहेगा। और नोट मेकिंग में देखो, तो जीएस-1 इज़ समथिंग व्हिच इज़ लाइक आपका जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है, उसमें द सिलेबस मैचेस कंप्लीटली, है ना? तो इसलिए जीएस-1 में आपको कोई वैसा सेपरेट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। जीएस-2 में आप लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जीएस2 में मैंने किया क्या था कि अगर आप सिलेबस के थ्रू जाओगे तो उसमें बहुत सारे मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, सोशल ऑडिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें आप कर क्या सकते हो कि विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल नोट्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, आप उनको उठाओ और इनके लिए हर एक टॉपिक के लिए 1-2 पेज नोट्स बना लो, है ना? और इसके अलावा जैसे जुडिशरी वगैरह वाले टॉपिक हो गए, तो जुडिशरी वगैरह के लिए मैंने किया क्या कि मेंस 365 पिछले 2 साल के उठा लो। इस साल जो आएगा और पिछले साल वाला, और उनसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कोलिजियम सिस्टम हो गया या फिर क्या बोलते हैं ये पेंडेंसी ऑफ केसेस हो गए हैं या फिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यू कैन मेक योर नोट्स ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड आई थिंक क्या होता है, इट हेल्प्स अ लॉट। तो आपके पास फॉर्डर मटेरियल्स हो जाएगा बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। सर व्हाई आर यू नॉट इन लबासना? यार फाउंडेशन कोर्स अभी तुरंत खत्म हुई है, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ। तो आईएएस वालों को आज रिपोर्ट करना था वहाँ पे लबासना में 21 को। हम लोग का फाउंडेशन कोर्स 17 को खत्म हुआ है, पुलिस वालों को 1 हफ्ते की छुट्टी मिली हुई है। तो मेरी जो फेज़ 1 की ट्रेनिंग है वो तुम्हारी चालू होने वाली है 26 तारीख से। तो मेरे को हैदराबाद पहुँचना है 26 तारीख से। मेंस की क्वेश्चन याद करके, याद करना राइट है या पहले लिखे और फिर याद करें? यार याद मत करो ऑनेस्टली यार मेंस क्वेश्चन, इट इज़ ये तुम्हारा मतलब समझ रहे हो ना, स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं है जहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप मेंस की क्वेश्चन इस बार जीएस3 का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखते तो यार मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा यार, वो बहुत ज़्यादा ही रैंडम था। ये लोग क्या पूछ रहे थे, राइट? तो यार अगर आप याद करने लोगे तो देयर कैन बी लिमिट, राइट? आप हो सकता है 100 क्वेश्चंस याद करो, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, कितनी याद करोगे? और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज़ क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड इन द एग्जाम्स इज़ लो। हो सकता है उस लाइन्स पे आ जाए लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो, ये कम चांस है। जीएस1 में हो भी सकता है, जीएस2 3 में नो चांस। तो यार याद मत करो। मैं वही बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओ अपने, मतलब जैसे आप जब सिलेबस देखोगे तो यू विल फाइंड रेलेवेंट टॉपिक्स ओवर देयर, और उन रेलेवेंट टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने चालू कर दो आप। 1 पेज 2 पेज, है ना? रेलेवेंट फैक्ट्स, फिगर्स, क्या आर्गुमेंट दोगे, क्या नहीं दोगे। और वंस यू स्टार्ट गोइंग थ्रू योर नोट्स, रिवाइजिंग योर नोट्स, मतलब इट विल कम ऑन योर फिंगर टिप्स एंड दैट इज़ व्हेन मतलब आप आंसर राइटिंग में काफ़ी वो हो जाओगे, निपुण हो जाओगे मेरे समझ से। Sir, I'll make notes for every topic which is mentioned in syllabus for mains, like in a question format, intro, body, and way forward in a very short and crisp manner, and linked with current affairs precisely. मैं यही आपको बोल रहा था कि क्या होता है यार, इस टाइप के नोट्स बनाओ जहाँ पे मतलब और कुछ ना कुछ उसको करंट से रिलेट करने के लिए। जैसे मान लो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वगैरह पे क्वेश्चन आता, तो यार मैं फैक्ट, किसी फैक्ट के साथ, पर्टिकुलर फैक्ट के साथ स्टार्ट करता कि यार ये जज वगैरह जो हैं, मतलब इन्होंने ये जजमेंट दे दिया व्हिच वाज़न्ट रियली क्या होता है अप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह। तो यार जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है, मतलब हाउ डू यू एंश्योर कि क्या होता है द जुडिशरी इज़ नॉट ऑफ द लिमिट्स। जैसे यार आप लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी की यार हर 5 साल पे इलेक्शंस होता है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी होती है प्रमोशंस वगैरह के फॉर्म में, या फिर आप मतलब द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव लाइक एक्ट इन टैंडम विद ईच अदर, दे कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स, बट जुडिशरी को कौन करेक्ट करता है? सर, इज इट ओके टू प्रिपेयर some 2 or 3 comprehensive pages on every topic of GS papers? Yes, definitely 2 to 3 comprehensive pages on every topic। हाँ यार, अगर आप देखोगे GS2 GS3 सिलेबस उतना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना? सिलेबस आप चिपका दो रूम पे, वो एक-एक पेज में दोनों का आ जा रहा है। तो अगर आप 2-3 पेज हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डेडिकेट कर रहे हो तो दैट इज़ इन माय ओपिनियन नॉट सफिशिएंट, बट येस एटलीस्ट आपका एक बैकग्राउंड तैयार हो जा रहा है। उसके आगे भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं GS3 में साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक हुआ, तो साइबर सिक्योरिटी में मतलब बहुत सारे एजेंसीज़ वगैरह हैं, जैसे निक्सर्ट है,
फिर एनटीआरओ वगैरह हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर वो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनसीआईआईपीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको बोलते हैं। तो यार ये सब के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कब एस्टैब्लिश हुए हैं, कि क्या मतलब मान लो कि अगर पावर ग्रिड वगैरह पे अटैक हो रहा है, तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच मतलब इन अटैक्स को रोका जा सकता है या फिर रेक्टिफाई किया जा सकता है, व्हाट इज़ द डेडिकेटेड एजेंसी, कि यार अगर पावर ग्रिड या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है तो कौन सी एजेंसी आपको आके मतलब किसकी जवाबदेही बनेगी, है ना? तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड सिमिलरली फॉर अदर, जैसे आप एनवायरनमेंट वगैरह में ही आ जाए, तो जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशंस वगैरह लाती है, फिर पॉलिसीज़ वगैरह लाती है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपको उन पॉलिसीज़ की निटी-ग्रिटीज़ वगैरह पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 वाले मेंस में, जहाँ तक मुझे याद है, 2020 में एक ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया था, और दैट नोटिफिकेशन वाज इम्पोर्टेंट, और वो सीधा-सीधा 10 नंबरी क्वेश्चन दे दिया था हम लोग को जीएस 3 में। तो पॉइंट वही था कि अब उस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 4 या 5 मेजर पॉइंट थे, जो लगभग अगर कोई ढंग से पढ़ के गया होता तो सबको पता थे, है ना? तो यही चीज़ होता है, अगर आप इफ यू आर अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, इफ यू आर कीपिंग अप टू डेट, यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स वगैरह, मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द करंट अफेयर्स मटीरियल वगैरह, देन आई थिंक दैट वाज एन ईज़ी क्वेश्चन। हाउएवर जो लोग नहीं मतलब करंट अफेयर्स का नोट्स बना रहे थे, इट वुड हैव बीन अ बिट मोर डिफिकल्ट फॉर देम। एथिक्स के लिए गाइड करे कैसे नोट्स मेकिंग करे, जैसे किस बुक से फोकस, केस स्टडी में कैसी तैयारी करनी है। हाँ यार, तो देख, एथिक्स इज अगेन अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, है ना? और एथिक्स इन माय ओपिनियन इज द लीस्ट एफर्ट मोस्ट कोरिंग सब्जेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, 19 में मुझे 110 नंबर आए थे, विच वाज बिलो एवरेज दैट टाइम, क्योंकि 19 में एथिक्स से बहुत ज़्यादा नंबर उठे थे। 130 के आसपास आपका एवरेज गया था, तो मैंने काफ़ी पोअरली परफॉर्म किया था। तो यार एथिक्स वाज समथिंग व्हिच आई डेडिकेटेड अ लॉट ऑफ एफर्ट ड्यूरिंग 2020 वाला मेंस, और उसमें मुझे 114 115 आए थे, जो उस साल के अनुसार काफ़ी अच्छे थे। आई आई बिलीव हाईएस्ट 129 वगैरह के आसपास गया था, और 120 के ऊपर मैंने 4-5 लोगों का सुना था। तो एथिक्स यार देख, मैंने किया क्या था कि मैंने आई थिंक कि वज़ीर राम के क्लासरूम नोट्स उठाए थे ओआरएन से, और उससे मतलब देखो, एथिक्स में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने सिलेबस कवरेज वाली बात बोली कि यार सिलेबस में जो जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पे नोट्स बनाना है, एथिक्स में दिस बिकम्स द गुरु मंत्र। एथिक्स में वहाँ पे जो जो कीवर्ड है, आपको हर एक चीज़ के डेफिनेशंस पता होने चाहिए, और हर एक चीज़ के डेफिनेशंस के साथ साथ आपको वो भी पता होना चाहिए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो गई, है ना? यू नीड टू नो एग्जाम्पल्स कि भाई कोई आईएएस ऑफिसर है, उसने ये काम किया है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सेलिएंट फीचर्स, और ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे ला एक्सीलेंस वगैरह के मतलब वो आते हैं गाइड नोट्स नहीं, लेकिन एग्जाम्पल्स की एक बुकलेट ही आती है। तो एथिक्स में करो क्या कि गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, और हर एक जो वहाँ पे की वर्ड लिखे हुए हैं, हर एक वर्ड उसका डेफिनेशन लिखो, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखो, और उसके बारे में आप क्या समझ रहे हो वो लिखो, है ना? तो अगर आप ये करोगे, तो मेरे हिसाब से 40-50 पेजेस के नोट्स आपके ऐसे ही बन जाएंगे खुद ब खुद। तो एक वजीराम क्लास नोट्स मैंने उठाया था, और दूसरा एक वजीराम की येलो बुक आती थी, तो ओआरएन से मैंने वो उठाई थी। तो दैट वाज लाइक मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ द एथिक्स। और केस स्टडीज के लिए भी मैंने वजीराम की जो येलो बुक थी वो वाली उठाई थी, और दैट वाज मोर और लेस मेरा एथिक्स का सिलेबस कवर हो गया था वहाँ पे। तो एथिक्स मैंने ऐसे किया था, और एथिक्स के लिए भी अगेन टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अगर आप बाकी सारे मतलब वो जो मैंने 7 और 10 वाला फंडा बताया कि 10 नंबरी क्वेश्चन को 7 मिनट में खत्म करना है, और 10 नंबरी क्वेश्चन को 10 मिनट में, 15 नंबरी क्वेश्चन को 10 मिनट में खत्म करना है, एथिक्स में वो फंडा काम नहीं करता है। एथिक्स में अगर आप देखो, तो जो 10 नंबरी क्वेश्चन है वो 13 होते हैं, तो 13 अगर 7 मिनट आप दे रहे हो, तो 91 मिनट ऐसा हो गया, और आपके 5 या 6 केस स्टडीज होते हैं, है ना? और केस स्टडीज में टाइम लगता ही लगता है। एथिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरा टाइम पे पेपर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे टाइम पे पेपर खत्म नहीं होते थे जब मैं घर पे लिखता था। तो एथिक्स में यू नीड टू बी अ बिट मोर फास्टर, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट मोर एज कंपेयर टू योर जीएस आंसर राइटिंग। सर, आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन बट आई कैन नॉट रीड डेली न्यूज़पेपर, इज इट ओके टू रीड ओनली मंथली मैगजीन? कैन इन फैक्ट डू दैट, मतलब इट इज, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा यार कि अगर आधे घंटे भी निकाल लो यार डेली न्यूज़पेपर, यार कोई ऐप इंस्टॉल कर लो, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह का ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना? मैं आपको ज़्यादा चीज़ें करने के लिए भी नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि यार ओपिनियन और जो आपका एडिटोरियल सेक्शन होता है, बस वो पढ़ो, ताकि मान लो अगर कोई बहुत ही हॉट इशू चल रही है, जैसे मान लो अभी अगर कश्मीर फाइल्स करके एक फिल्म आई है, जो काफ़ी ज़्यादा उसमें है विवाद में, विवादित मूवी है ना? तो बहुत लोग सेक्युलरिज्म वगैरह पे मतलब वो आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे होंगे कि सेक्युलरिज्म इज इन थ्रेट, ये वो, है ना? तो एटलीस्ट, और एक बार 2019 में इस टाइप का एक क्वेश्चन किया गया था जीएस 1 में, जहाँ तक मेरे को याद है। तो यार पॉइंट ऐसा होता है कि ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस में यू नीड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट योर आंसर, है ना? तो यार यू कैन हैव आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम एनी साइड ऑफ द डिबेट, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय ओपिनियन। सो ओवर हियर अगर आप एडिटोरियल्स और कॉलम्स पढ़ रहे हो, तो यू विल गेट दोज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ आर्टिकुलेशन, और वो आर्टिकुलेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीन्स essay,
ऑप्शनल में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम मतलब एथिक्स वगैरह में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार आधे घंटे तो दे ही सकते हो आप। मंथली मैगज़ीन्स तो यार करना ही करना होता है ना? इट्स नॉट लाइक कि अगर आप इट्स इट्स आइदर और, है ना? कि यार न्यूज़पेपर करूँ या फिर वो करूँ। न्यूज़पेपर इज़ मोर लाइक कि यार यू हैव टू कीप अप टू डेट, उससे आप नोट्स नहीं बना रहे हो। मैं जनरली प्रेफ़र नहीं करता था नोट्स बनाना। मैं बस पॉल साइंस के लिए जो कॉलम पेजेज़ आता था, तो उसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑथर वगैरह रहते थे, इम्पोर्टेंट कॉलमनिस्ट रहते थे, तो उनके आर्गुमेंट्स अपने नोट्स में शामिल करता था। सर कैन यू प्लीज़ शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? यार देख, इंटरव्यू में मेरे 168 नंबर आए थे। तो इट वाज़न्ट अ वेरी गुड स्कोर, है ना? जबकि आरएन चौबे सर का बोर्ड था और आई थॉट दैट माय इंटरव्यू वेंट एक्सेप्शनली वेल। मैं 180 190 एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। और मेरा इंटरव्यू बारली 20-25 मिनट चला था। इट वाज़ द लास्ट लॉट। 5 बजे के आसपास इंटरव्यू चालू हुई थी मेरी और लगभग 5:25 साढ़े 5 तक वो खत्म हो गई थी। और जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे ज़्यादा टेक्निकल नहीं गए। They asked me very generic questions, not even related to my DAF. Only I think 4-5 questions were related to my DAF. तो एक वहाँ पे शायद एक एयरफोर्स वाले एक आदमी बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चंस किए विच आई वाज एबल टू आंसर प्रीटी वेल। मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी लाइट हो गया था, मतलब एक दो जोक्स वगैरह भी आ गए थे बीच में। तो यार इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। लेकिन व्हाई आई डिडंट स्कोर एनी मार्क्स, मतलब आई स्टिल डोंट नो। आई स्टिल डोंट नो। नहीं सर, आप कितने मेंस अटेम्प्ट्स किए हो? यार मेंस मैंने 2 बार लिखा है, तो 19 और 20 में। उसके पहले मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था 18 में। तो मेंस 2 बार लिखा हूँ। 19 में मैंने जो मेंस लिखा था वो क्लियर नहीं हुआ था। मैंने शुरू में ही बताया था इसमें कि मुझे 695 नंबर आए थे, 751 गया था कट ऑफ उस बार मेंस का। और इस बार सेकंड टाइम मैं मेंस लिखा था, तो इस बार डिसेंटली काफ़ी डिसेंट मार्जिन से क्लियर वगैरह हुआ था। शुभ्रा रंजन मैम का नोट को कितना टाइम पढ़ने के बाद आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था? बिकॉज़ शुभ्रा रंजन नोट्स इज़ वेरी बल्की। Yes, I agree. शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी बल्की। एज़ एन आई बिलीव कि 7 से 8 वॉल्यूम है उनके। तो यार आपको मेरे हिसाब से यार देखो, 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार तो निश्चित ही पढ़ो। 3-4 बार आप पढ़ लोगे तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ फ़ैमिलियरिटी विद दैट एंटायर सिलेबस और द नोट्स एज़ वेल। उसके बाद 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आई आई थिंक कि 3 बार इज़ द ऑप्टिमम अमाउंट। उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स वगैरह, है ना? और कंसाइज़िंग द एंटायर वो जो ऑप्शनल वाले नोट्स है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि व्हेन यू राइट द मेंस, तो ऑप्शनल के पहले लगभग 1 हफ्ते का गैप होता है। ऑप्शनल वाले पेपर के पहले 1 हफ्ते नहीं, 5 दिन मिलते हैं, क्योंकि वो सैटरडे को आपको हिंदी और इंग्लिश के कंपल्सरी पेपर्स भी देने पड़ते हैं। तो 5 दिन मोटा-मोटी आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। और पॉइंट ये रहता है कि ऑप्शनल के पहले इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज़ द एंटायर सिलेबस ड्यूरिंग दोज़ 5 ऑड डेज़। तो इफ यू हैव वेरी कंसाइज़ नोट्स, फ़ायदा आपको ये रहता है कि आप उन 5 दिनों के दौरान अपने पूरे मतलब इसको 1 से 2 बार कम से कम रिवाइज़ कर लोगे, और व्हेन दैट हैपेंस, बिलीव मी मैजिक हैपेंस। क्योंकि मोटा-मोटी ऐसा होगा कि क्या बोलते हैं, आपको वो जो आप 5 दिन में पढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी पीछे वाली चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जो आप 5 दिन में पढ़ रहे हो, दैट स्टेज़ इन योर मेमोरी लॉन्गर, बिकॉज़ आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, है ना? जीएस के लिए भी पढ़ना है, ऑप्शनल के लिए भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। सर मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। आप बताइए कि कैसे टाइम मैनेज करें? मुझे लग रहा है कि आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो। यार तो देखो कि ऐसा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट तो आप ही को करना होगा, और डिपेंड्स ऑन द मतलब कि आपका कोर्स कितना भारी है। मान लो अगर आप मेडिकल वगैरह की स्टूडेंट हो, तो यार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ योर मेडिकल प्रिपरेशंस एज वेल एज यूपीएससी प्रिपरेशंस, क्योंकि मेडिकल खुद में ही टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैं बोलूँगा कि यार आप अभी बस थोड़ा सा चिल करो, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ो, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ लिया करो, और कुछ बेसिक मतलब जीएस की बुक्स वगैरह पढ़ो। और आप किसी भी कोर्स में हो तो यार आप 3 साल तो रहोगे ही वहाँ पे। तो उन 3 सालों के दौरान एक 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 थोड़ा-सा वो बेसिक बैकग्राउंड बना लो, एंड आई थिंक कि दैट विल बी काइंड ऑफ सफिशिएंट फॉर नाउ अब सेकंड, थर्ड ईयर में जब जाना, तो मतलब पुट योर एंटायर प्रिपरेशंस इन दैट वो आफ्टर बर्नर मोड, है ना? कि मतलब फुल आफ्टर बर्नर्स आर एंगेज्ड, और आफ्टर बर्नर्स वो होते हैं जेट इंजन्स में, मतलब एग्जॉस्ट के जस्ट पीछे आफ्टर बर्नर्स लगते हैं, व्हिच इंक्रीजेस द एंटायर थ्रस्ट ऑफ द इंजन। तो वो आफ्टर बर्नर मोड आप सेकंड, थर्ड ईयर के बाद जाके चालू कर लेना। सर एमपी राघव सर, प्लीज शेयर योर सोर्सेज फॉर जीएस पेपर्स 1, 2 एंड 3। यार 1 के लिए मैंने पहले ही कहा कि 1 के लिए यार आई आई स्टक टू द बेसिक्स, है ना? स्टक टू द बेसिक्स एज़ इन आई स्टक टू मतलब वो स्पेक्ट्रम लिया था, बिपिन चंद्रा ली थी हिस्ट्री के लिए। फिर ज्योग्राफी के लिए आई स्टक टू द एनसीईआरटीज़ वगैरह। कहीं न कहीं से मैंने विजन नोट्स को भी और वैम को भी रेफर किया था, वैल्यू एडेड मटेरियल वैम। और सोसाइटी के लिए अगेन विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल। हाँ, बाय द वे यार, विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल आपको फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, विजन के साइट से ही खुद मिल जाएँगे। रेफर टू देम। तो मान लो आपको किसी भी सब टॉपिक वगैरह पे नोट्स वगैरह बनाना हो, ब्लाइंडली गो टू विजन का वैम और वहाँ से आप लोग नोट्स बना लो।
दे आर अ बिट कॉम्प्रिहेंसिव, है ना? तो आपको थोड़ा-सा वो यूज़ करना पड़ेगा, टाइम के साथ थोड़ा-सा माइज़र होना पड़ेगा, बट थिंग्स हैपन। Besides Shubhranjan map notes, which book should we refer? यार ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यार देखो, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो बुक्स की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फॉर पॉल साइंस। मैं जैसे आई डिडन्ट टेक कोचिंग, फाउंडेशन कोर्स मैंने शुभरंजन मैम का नहीं किया था। तो जब मैं उनके नोट्स पढ़ रहा था, कहीं न कहीं मुझे दिक्कत आई थी। आई बिलीव मार्क्स का जो वो डायलेक्टिक्स क्या था, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था, आइडियोलॉजिकल मटी जो भी था। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो इसके लिए मेरे को ओपी गौबा रेफर करना पड़ा था। आई हैड केप्ट दैट बुक विथ माई सेल्फ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, उसका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। मतलब मैम के नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। बेमतलब अगर आप बुक्स वगैरह रेफर कर रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब आप कर सकते हो रेफर टू नोट्स ऑन मतलब गूगल वगैरह भी कर लो। आई थिंक दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट। रीडिंग बुक्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने एंड्री हेवुड की वो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक उठाई थी। आई रेड हाफ द बुक एंड आई ऑनेस्टली थॉट इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि यार बुक पढ़ने में टाइम लगता है, और प्लस दीज बुक्स आर रिटन नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम बट फॉर केटरिंग टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस विच इज़ वेरी एकेडमिक इन नेचर, है ना? अब आप यार इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, ना ही आप मास्टर्स वगैरह भी कर रहे हो। अगर मास्टर्स कर रहे हो जेएनयू में, आई थिंक यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल वगैरह। लेकिन ये चीज़ है, तो इसीलिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि यार बुक्स अवॉइड करो। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है गूगल करो, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। और अगर आपको अगर वैल्यू ऐड करने हैं अपने नोट्स को, तो यार करंट अफेयर्स मटेरियल्स, मंथली करंट अफेयर्स, या फिर मतलब जो आपके एडिटोरियल या ओपिनियन पेजेस रहते हैं, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। यार मैं मंथली करंट अफेयर्स के लिए विजन रेफर करता था। यार टेक्निकली यार मैं फोर्थ अटेम्प्ट था ये, लेकिन ये जो पहला अटेम्प्ट था मेरा, मैंने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिया था विदाउट मच प्रिपरेशन वगैरह। तो मैं 18 से दे रहा हूँ, 18, 19 और 20, तो 3 अटेम्प्ट में मैं ऐसे मानता हूँ, लेकिन ऐसे चौथा था। सर आपने आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट जॉइन किया था? यार विजन मैंने जॉइन किया हुआ था। आई थिंक कि विजन का जो चेकिंग स्टैंडर्ड्स है, दे आर वेरी गुड। जो इवैल्यूएटर्स रहते हैं, दे आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, दे आर प्रॉपर्ली गिवन अ ट्रेनिंग की यार, और दे आर गिवन आंसर शीट्स वगैरह भी कि भाई इस आंसर में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो विजन आई प्रेफर्ड बोथ द टाइम्स। 19 और 20 दोनों बार जो मैंने मेंस दिया था, आई जॉइंट विजन के आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना डाउन क्यों हो गया यार? इसके लिए तो मतलब आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो द आंसर। हिंदी मीडियम के लिए देयर आर लेस एंड लेस कैंडिडेट्स, एंड ऑनेस्टली द वे एग्जाम स्ट्रक्चर है, आई थिंक कि क्या होता है, वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को एक हैंडीकैप के साथ काम करना पड़ रहा है। क्योंकि यार अगर आप क्वेश्चंस को भी देखोगे तो वो होता क्या है कि वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होता है, और कई बार एटलीस्ट फिल्म्स में ऐसा होता है, और कई बार वो ट्रांसलेशन भी सही से सेंस मेक नहीं करता है। तो मेरा एक दोस्त जो हिंदी मीडियम से है, वो मेरे को ये बता रहा था यार कि हिंदी मीडियम क्वेश्चन देखने के बाद मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन देखना पड़ता था, ताकि अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और दूसरी चीज़ें यार ये है कि हिंदी मीडियम के मटेरियल्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल। आई थिंक कि दृष्टि के आने के बाद चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन फिर भी यार इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स जो हैं उनको यार एक अनफेयर और अनड्यू एडवांटेज तो है, मैं ये मानूंगा ही मानूंगा। लिखने की स्पीड कैसे इम्प्रूव करें सर? डेली 3 आवर्स लिखता हूँ, लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यार मैं अभी वही श्री कृष्णा मैंने शुरू में ही ये बोला था, है ना? एक मापदंड जो मेरे लिए मतलब इट एक्टेड एज़ अ ह्यूज सपोर्ट फॉर मी वाज़ कि मैं एक चीज़ मतलब ये करता था कि यार जो 10 नंबरी क्वेश्चन है उनको 7 मिनट में कंप्लीट करो, जो 15 नंबरी क्वेश्चन है उनको 10 मिनट में कंप्लीट करो। इससे होगा क्या कि अगर आप 10 मिनट जो 10 नंबरी क्वेश्चन उनको 7 मिनट में कंप्लीट करोगे, तो ये 70 मिनट लेंगे मोटा-मोटी, और जो 15 नंबर ही हैं वो आपके 100 मिनट। 170 मिनट में यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 170 मिनट। अगर आप ये गोल लेके चलोगे कि 170 मिनट में कंप्लीट करना है, तो आप 175 176 मिनट में कंप्लीट कर पाओगे, है ना? और आई थिंक कि 3-4 पेपर मिनट शेष रहने में यू कैन गो बैक टू सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक यू हैव नॉट रिटन प्रीटी वेल, एंड देन आंसर इट ओवर देयर। तो ये चीज़ रहती है मेरी समझ से। तो ये 7 और 10 मिनट वाला जो खेल है, ये मैं लगभग सबको बोलता हूँ, जो भी मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं या फिर कोई एस्पिरेंट मुझसे पूछता है, तो ये 7 और 10 मिनट वाला, सर PSI नोट्स में शुभरंजन मैम आर वेरी जनरल इन लैंग्वेज। नॉट नेसेसरली नीड, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पेपर 1 पार्ट 1 की बात देखो, तो मैम के नोट्स आर टू द पॉइंट, दे आर फुल ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, है ना? इवन इन पेपर 2 पार्ट 1, मतलब इट्स फुल ऑफ टेक्निकलिटीज, इट्स नॉट जनरल। एट लीस्ट इन माय ओपिनियन आई स्कोर्ड डिसेंटली इन पॉल साइंस, और मेरे को नहीं लगा यार कि दैट वाज वेरी जनरल इन नेचर। आप हो सकता है कि अपने आप नोट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए यू कैन गिव रेफरेंस टू सर्टेन ऑथर्स वगैरह, फॉर एग्जांपल ओपी गौबा, या फिर करंट अफेयर्स में मे बी इंडियन एक्सप्रेस में जो कॉलमिस्ट वगैरह हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि क्या होता है, मतलब यू नीड एनीथिंग मच मोर अपार्ट फ्रॉम दैट। सर समथिंग अबाउट ऐसे। यार ऐसे के बाद में पहले ही बोला यार कि ऐसे इज अगेन एन आर्ट, और आर्ट में आप कैसे इंप्रूव करते हो वियर प्रैक्टिस। तो एक दो मोटे मोटे फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं कि यार 10-15 टॉपिक्स होते हैं विच आर लाइक वेरी
हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स एटलीस्ट। जैसे पिछले साल आई थिंक इस साल इन्होंने बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल एसेज पूछ लिए थे दोनों पार्ट्स में। हम लोग के साल तक ऐसा नहीं था। एक पार्ट फिलोसफिकल रहता था और दूसरा पार्ट यूज्ड टू बी नॉर्मल स्टफ। तो जो नॉर्मल स्टफ रहता था उसमें मतलब सम ऑफ द टॉपिक्स वर एक्सपेक्टेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी, ये वो है ना। तो इस पे आप फॉर्डर पॉइंट्स तैयार कर सकते हो एक दो पेजेस के कि आप कैसे स्ट्रक्चर करना चाहते हो कैसे नहीं। दूसरी चीज़, गो थ्रू प्रीवियस टॉपर्स कॉपीज। अनुदीप दुर्शेट्टी के ऐसे के नोट्स पढ़े हुए हैं, ऐसे के नोट्स भी हैं और कुछ कुछ सैम्पल ऐसेज भी हैं। फिर एक और फॉरेन सर्विस में एक बंदा है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऐसे इन 2018। लेकिन अगेन नाम इज समथिंग व्हिच आई एम मिसप्लेसिंग राइट नाउ। तो यू कैन लुक एट दीज टॉपर्स कॉपीज और देखो कि यार स्ट्रक्चर कैसे करते हैं ये लोग ऐसे को, है ना। तो ऐसे में there's one golden rule कि यार मतलब द मोर द dimensions you add about ऐसे, द बेटर इट becomes, है ना। तो ये जो डिमेंशन वाला चीज़ है, ये आप टॉपर्स की कॉपीज देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि यार कि कहाँ कहाँ मतलब कैसे मतलब अलग अलग डायमेंशंस को उजागर किया जाता है। सर आपकी एनपीए में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा? 11 महीने की ट्रेनिंग होती है आई थिंक। कि मोटा मोटी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज कवर कर ली। तो आई थिंक आई बी एंडिंग माई लाइफ स्ट्रीम ओवर हियर और आई हैव आंसर्ड मोटा मोटी ऑल योर डाउट्स, है ना। कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जीएस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऑप्शनल ऑल साइंस आई वेंट इन डिटेल as to what to do and what not to do. Um, so please tell some sources for IR for PSIR and how detailed notes should be made for IR. यार देख again IR के लिए the basic fodder material or the basic ground material happens to be Shubhra के notes. Even for the IR part में Shubhra के notes से फायदा आपको ये मिलेगा कि you can quote some authors. For example, Indo-Pak relations, you can quote Christine Fair, you can quote what's his name, Ashley Tellis. For Indo-China relations with Brahmachalani is the go-to person whom almost everyone quotes. Then there's Admiral Arun Prakash. There are so many other authors, है ना। तो if you go to Shubhra Ranjan's notes तो उनको basic fodder material मिल जाता है कि भाई ये main authors हैं और इनको हम quote कर सकते हैं, है ना। In order to update your notes, what happens is you have to read newspapers or other online मतलब ये sources. For example, मैं ORF को काफ़ी रेफर करता था, Observer Research Foundation को। वहाँ पे समीर जोशी हैं जो काफ़ी लिखते हैं। देयर आर अदर स्कॉलर्स मतलब हु आर लाइक एरिया स्पेशलिस्ट, है ना। तो मिडल ईस्ट में देयर समवन हु इज राइटिंग मतलब थिंग्स। देन फॉर चाइना मतलब देयर ध्रुव जयशंकर के आप वो कॉलम्स वगैरह पढ़ सकते हो या फिर उनके राइटअप्स पढ़ सकते हो जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो पॉइंट ये रहता है कि वंस यू आर डन विद द बेसिक नोट्स वगैरह, यू शुड स्टार्ट अपडेटिंग योर मटेरियल योर नोट्स via these मतलब कॉलम्स। तो इंडियन एक्सप्रेस ओआरएफ हो गया के ब्लॉग पे चले जाओ। सो दिस इज हाउ यू मेक द नोट्स वगैरह, है ना। तो फर्स्ट प्रिपेयर दोज बेसिक। तो जैसे इंडो यूएस रिलेशन हुआ तो अगर मान लो आप ऑफलाइन पेन एंड पेपर वाले नोट्स बना रहे हो तो मैं करता क्या कि यार 3-4 पेज के मेरे नोट्स होते हैं डेडिकेटेड टू एवरी पर्टिकुलर टॉपिक फर्स्ट आइटरेशन में। तो आई स्टार्ट ऑफ विद कि यार क्या क्या समस्याएं हैं, मतलब व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट। इसको भी आप डिवाइड कर दो इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज अगर कुछ है तो इंडिया पाकिस्तान में सोशल इश्यूज वगैरह भी आ जाते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज तो डेफिनेटली है, सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है। तो डिवाइड योर नोट्स इनटू दीस फॉर्मेट्स एंड देन यू कैन टेक रिकोर्स टू स्कॉलर्स की व्यू कि ये स्कॉलर ये बोलता है, वो स्कॉलर वो बोलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप वही करोगे मतलब अपडेट दिस विद द करंट अफेयर्स की मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी ब्रह्मोस एक्सीडेंटली फायर हो गया था, व्हाट कैन बी इट्स इम्प्लीकेशंस। मतलब जो न्यूक्लियर डेटरेंस है तो न्यूक्लियर डेटरेंस पे ये ब्रह्मोस वगैरह क्रूज मिसाइल्स या फिर आपके जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इनका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत जेनरिक टर्म्स में था। सर इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक टेस्ट सीरीज, दे आर कॉस्टली। मेरे समझ से यार लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 15-20 हज़ार में आ जाता है। तो यार 15-20 हज़ार और मेरे समझ से देखो ऐसे ज़माने में हम रह रहे हैं कि 15 अगर 15 भी नहीं तो 10-15 हज़ार में यार आ ही जाता है ना। तो यार वो लेना मेरे समझ से यार ये होगा मतलब बुद्धिमानी होगी। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो एक तो आपको पता चलता है कि आप 3 घंटे में आप बैठ के आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली जो इवैल्यूएशन होता है तो वहाँ पे आपको अपनी खामियां पता चलती हैं कि यार ये जगह है जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैसा बना लिया था प्रिपरेशन टाइम सर्टेनिटी मेडिटेट वर्कआउट। यस आई डिड यूज टू मेडिटेट, है ना। मैं लगभग 15-20 मिनट तो डेफिनेटली मेडिटेट करता था। मैं थोड़ा रिलीजियस किस्म का इंसान भी हूँ तो मैं पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत कर लेता था। और वर्कआउट्स वगैरह तो उतना ज़्यादा नहीं, बीच में मैं 3-4 महीने जिम गया था लेकिन उसके बाद जिमिंग छूट गई थी तो मैं रनिंग वगैरह के लिए जाता था कभी कदार। तो हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस लेवल्स एज वेल बिकॉज एज दे से ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। जैक ही है, पता नहीं कोई और है, खैर। तो गाइज आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो यू कैन ड्रॉप मी अ मेल समटाइम्स, I'll read them and I'll get back to you। या फिर यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मेरे को वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। तो
that's it. It was a fun experience interacting with you guys. I wish you all the very best. है ना? You're very young. You have your entire lives in front of you. अच्छे से preparation करो. Uh, you know, uh, keep in touch with your family members. मतलब, be good to your friends and so on. You'll definitely make it. So, yep, that's it. Thank you guys. चलो. टेस्ट सीरीज फॉर मेंस एंड ऑप्शनल यार, टेस्ट सीरीज मेंस के लिए मैंने ली थी विजन की, ऑप्शनल के लिए मैंने शुक्र का ली थी, दैट्स इट। तो सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता था, तो मतलब, चलो यार, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।